अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं ड्यूटी से वापस आ रही थी कि अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तवज्जो ना दी, लेकिन जब कदमों की चाप मुसलसल आती रही तो समझ गई कि कोई है जो मेरे पीछे कुछ फासले से चला आ रहा है। अगले दिन भी जब बस से उतरी तो वो मेरे पीछे उतर पड़ा और आज भी उसके कदमों की चाप मुसलसल मेरा पीछा करती रही। सुबह शाम जब यही होने लगा तो मैं घबरा गई। मेरे हालात ऐसे थे कि मुलाजमत नागुज़ीर हो गई थी, वरना मैं घर की ठंडी छाँव से कभी बाहर ना निकलती। बस की खिड़की से सर टेकाकर सोचती कि आखिर क्यों कर पीछा करने वालों या उनके घूरने वाली निगाहों से बच सकती हूँ। अपनी मंजिल आ गई, दिल खुश हुआ कि अब इस लोफर से जान छूटी। सड़क पर आई, उसे पीछे आते देखा तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तभी ताव में आकर मैंने 2-4 सुना दी। उसी वक्त कुछ लोग पास से गुजर रहे थे। वो समझे कि शायद उस शख्स ने मुझे छेड़ा है, वो उसकी मुरम्मत की खातिर आगे बढ़े। तभी वो नौजवान घबरा गया। उसने कहा, बाखुदा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था, जाने इनको क्या गलत फहमी हुई है। एक ने मुझसे पूछा, क्या इसने आपको छेड़ा है? नहीं, छेड़ा तो नहीं, लेकिन ये मेरा पीछा तो करता है। मैंने बताया, मैं उनका पीछा नहीं कर रहा, ये मेरे घर का रास्ता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्या अपने घर जाना भी कोई जुर्म है? मैंने फिर मुड़कर नहीं देखा कि लोगों ने उसकी क्या दुर्गत बनाई। मैं तेज तेज कदम उठाती अपनी राह हुई थी। अलबत्ता शोर मेरे कानों में ताकुब करता रहा। घर पहुंची तो परेशान और थकी हुई लग रही थी। शाम से रात हो गई, मैं अफसुर्दगी के गर्दाब से ना निकल सकी। अगले दिन ड्यूटी पर जाने के लिए बस स्टॉप पर आई तो वो फिर मिला, लेकिन आज उसके चेहरे की चमक बिल्कुल मान थी। उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर नज़रें झुका ली। मैं समझ गई कि वो वाकई हमारे कुर्बो जवार में रहता है और मैंने गलत फहमी में ये समझ लिया कि वो मेरे ताक़ुब में आता है। असल में यही बात सही थी कि वो अपने घर जा रहा होता था। उस वक्त उसके चेहरे पर जो तासुरात थे, मैं उन्हें कोई नाम नहीं दे सकी। मैं खुद को मुजरम समझ रही थी। उसकी तस्वीर मेरी आंखों में रह गई। उसकी आंखों में शिकवा था, बेबसी थी, लेकिन नफरत नहीं थी। फैक्ट्री आकर मैं ड्यूटी सही तरह से अंजाम ना दे सकी और 1000 कोशिश के बावजूद उसे जहन से ना निकाल सकी। गर्चे उसके लिए मैं कोई नरम गोशा अपने दिल में ना रखती थी, लेकिन उसके बारे में सोचती ज़रूर थी। काश मैं उजलत में उस पर ना बरसती तो आज मेरे दिल में इतनी कसक ना होती। इस कैफियत से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका था कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। मुझे इल्म हो चुका था कि वो लोग उस इलाके में नए आए थे और उनका घर भी हमसे ज़्यादा दूर ना था, मगर कौन सा घर था ये मालूम ना था। रोज़ इरादा करती थी उससे बात करूँगी, मगर ना कर पाती। स्टाफ पर काफ़ी रश होता था, सवाल जवाब तो दरकिनार, उसकी तरफ देखना मुश्किल हो जाता था। 2 माह गुजर गए। रफ्ता रफ्ता उससे बात करने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई। मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद बर्बाद हो गई, लेकिन मैं उससे बात करने और माफ़ी मांगने की जुर्रत न कर सकी। वो रोज़ ही बस स्टॉप पर नज़र आ जाता था, फिर उसे कैसे फरामोश कर सकती थी। एक रोज़ जब शदीद गर्मी थी और बस स्टॉप पर रश कम था, इक्का दुक्का लोग थे, वो भी वहाँ मौसम की शिद्दत से बेनियाज पसीने में शराबूर खड़ा था। अचानक आंधी चली और मट्टी भरी हवा से मेरी आंखें बंद हो गईं। तभी मेरे हाथ से कुछ कागज़ निकलकर सड़क पर उड़ने लगे। वो बेइख्तियार उनको पकड़ने को दौड़ा। उसे इस बात की भी परवाह न थी कि सामने से बस आ रही है। कागज़ पकड़कर वो हाँफता हुआ वापस आया और मेरे सामने कर दिए। मैं हैरत से उसे तकने लगी। उसके खुश्क लबों ने 2-1 बार जुम्बिश की, लेकिन कोई आवाज़ ना निकली। मैं मुंतज़िर ही रही कि वो कोई सवाल करे तो मैं जवाब दूं। तभी बस आ गई। मुझे आज बस का जल्दी आना अच्छा नहीं लग रहा था। हम बस में चढ़े, जगह ना थी, सिर्फ 2 नशिस्तों वाली एक सीट खाली थी। मैं नशिस्त पर बैठ गई, लेकिन वो खड़ा रहा। तब मैंने कहा, आप भी बैठ जाइए, यहाँ जगह खाली है। उसकी हैरत दीदनी थी, जैसे मैंने अनहोनी बात कह दी हो। ताहम वो मेरे बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गया। बस मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। किसी की परवाह किए बगैर उसने मुझसे सवाल किया,
आपका नाम क्या है? मुझे एहसास हुआ कि सब लोग हमारी तरफ मतवज्जे हो चुके हैं। तभी दिल की आवाज का गला घोंटकर मैंने मुनाफकत इख्तियार कर ली और बुरा मानकर कहा, मेरा नाम जो भी है, इससे आपको क्या? आप किस लिए पूछ रहे हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए आपका नाम जानना चाहता हूं। अपने काम से काम रखिए। मैंने जरा बुलंद आवाज में कहा तो लोग हमारी तरफ देखने लगे। तभी उसका रंग उड़ गया। एहसास शर्मिंदगी से उसके माथे पर नमी आ गई और कुछ ही देर में ये नमी उसकी आंखों से आंसू बनकर टपक पड़ी। उसी वक्त बस रुकी और वो उतर गया। मेरा जी चाहा मैं उसके साथ ही उतर जाऊं, उसका बाजू थाम कर माफी मांग लूं, लेकिन लोगों के खौफ से ऐसा ना कर सकी। रास्ता कटना मुश्किल हो गया। दिल पर मनो बोझ पड़ गया। सांस भी लेना दुश्वार हुआ। उन दिनों में कोई एक लम्हा भी ऐसा ना था जब उसका ख्याल मेरे साथ ना था। सोच सोच कर मैं हलकान हो गई थी। मैं उसका नाम ना जानती थी, लिहाजा उसके मुतल्लिक किसी से पूछ भी ना सकती थी। किसी से पूछती भी तो क्या, एक अजनबी के लिए मेरा बुरा हाल हो गया। वो अजनबी और उसका कुर्ब मुझे पहले बुरा लगा और अब उसकी गैर हाजिरी भी मुझे बुरी तरह महसूस हो रही थी। एक रोज मैं दफ्तर जाने के लिए बस में सवार हुई। सीट पर बैठी हुई थी कि वो मुझे नजर आ गया, अपने दोस्तों के साथ। दिल उसे देखकर जी उठा। जोर से उसे पुकार कर अपनी तरफ बुलाना चाहा तो लोगों का समंदर बीच में आ गया। दोस्त बातें कर रहे थे और वो चुप था। उसके होंठों पर मोहर लगी हुई थी। बेदिली से इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे उनकी बातों से कोई दिलचस्पी ना हो। तभी जो ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो उल्टे कदमों बस से उतर गया। इतने दिन से जिसका इंतजार था वो मुझे देखते ही पलट गया था। अचानक ही मेरे जहन ने सोचा, क्यों ना इन लड़कों से ही इसके बारे में पूछूं। तभी मैंने उनमें से एक से कहा कि वो मेरा कजन था, लेकिन वो क्यों उतर गया है? एक ने बेइख्तियार कहा, कौन? वो जो अभी उतरा है, आफाक। दूसरा बोला, हाँ वही। मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे उसका नाम मालूम हो चुका था। मैंने कहा, आप उस तक मेरा मैसेज पहुंचा देंगे? मुझे उससे ज़रूरी बात कहनी है। बल्कि ऐसा करें, मुझे उसके घर तक ले चलिए। मैं उसका घर भूल गई हूं। क्यों नहीं बाजी? उनमें से एक लड़के ने कहा। जब मैं अपनी मंजिल पर उतरी तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम रशीद था मेरे साथ ही उतर गया और मेरे आगे आगे चलने लगा। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसकी बहन ने हमारा इस्तकबाल किया। सर्दियों का मौसम था। वो धूप में चारपाई पर लेटा था और उसने अपना बाजू मुंह पर रखा हुआ था। मैंने पास जाकर उसे पुकारा, आफाक। उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगा। मैं तुमको मनाने आई हूं, तुमसे माफी मांगने आई हूं और ये बताने आई हूं कि तुमको मेरी अम्मी जान ने बुलवाया है। उसकी हैरत ज़दा आंखों में बहुत वैरानी भरी थी। मैं खुद को उसकी जिम्मेदार समझने लगी। मैंने कहा, आफाक, पहले दिन मुझे गलत फहमी हुई थी। मैं समझती थी कि तुम शायद गलत किस्म के लड़के हो। दूसरी बार लोगों से डरकर मैंने ऐसा कह दिया। लोग हमें घूर रहे थे, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मैं खुद तुमसे बात करना चाहती थी, माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन जब लोग मतवज्जे हो गए तो मैं शर्मसार हो गई। कोई बात नहीं, लोगों ने तुम्हारी खातिर मेरी बेइज्जती की, मगर मैंने उसे अपनी इज्जत अफजाई समझा, क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं तुम्हारी निगरानी ज़रूर करता रहा हूँ। जानती हो क्यों? तुम्हारे मोहल्ले के 2-3 नौजवान जो आवारा मिजाज हैं और जानते हैं कि तुम एक बेवा माँ की बेटी हो, मजबूरन घर से निकलती हो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है कि जिसका उनको खौफ होता। एक रोज़ वो मोहल्ले के चौक में खड़े तुम्हें सताने और तुम्हारा पीछा करने का प्लान बना रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी तो उनको टोका। वो खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे वाले साहब पुलिस में हैं, ताहम वो बाज नहीं आ सकते थे। उनमें से एक हर रोज बारी बारी तुम्हारा पीछा करता था। मैं भी उसी बस में जानबूझकर सवार हो जाता था जिसमें तुमको जाना होता था। ये बस बिल्कुल मेरे दफ्तर के सामने रुकती है, लिहाजा मैं बाइक पर जाने की बजाय बस पर जाने लगा, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुमने इन्हीं लोगों के सामने मेरी अहानत कराई, मगर तुम भी सच्ची थी। आफाक की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या वाकई उसने मुझे गुंडों से बचाने के लिए दुख बर्दाश्त किया है? मेरे दिल में उसकी कदर मंजिलत और बढ़ गई। इंसान की नीयत का अक्स
उसके चेहरे पर होता है, मेरा जी चाहा कि उसके कदमों में बैठ जाऊं। मेरी आंखों से आंसू छलक गए। उसकी बहन हमारे लिए चाय ले आई थी। उसने अपनी बहन से मेरा तारुफ इस तरह कराया, इनका नाम फरीदा है, ये मेरे ऑफिस में काम करती है, इनकी अम्मी जान से मिलवाऊं, फिर तुम भी तैयार हो जाओ, हम दोनों उनको घर छोड़ने जाएंगे। मैं यहाँ 2 घड़ी को आई थी, मगर मुझे यहाँ इतनी इज्जत मिली कि जी चाहा हमेशा के लिए यहाँ ही रह जाऊं। आफाक और नजमा मुझे घर छोड़ने आए, अम्मी से मिले। अम्मी को आफाक बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नजमा से कहा, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहती हूँ, मैं उनको भी आपके पास ले आऊंगी। नजमा ने जवाब दिया। उसके बाद मेरे सर से बोझ उतर गया। आफाक मुझसे नाराज नहीं था, उसने मुझे माफ कर दिया था। वो मुझसे नफरत नहीं करता था, दिल ही दिल में मुझे चाहता था। इस वाक़े के बाद आफाक की वालिदा ने मुझे बहू बनाने का फैसला कर लिया। एक रोज़ वो रिश्ता तलब करने आई। वो खुशहाल लोग थे, जबकि मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। फिर भी उन्होंने इस फ़र्क को नहीं देखा। मैं बहुत खुश हुई और मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। शुक्र है कि मेरी किस्मत में एक अच्छे इंसान का इंतखाब लिखा गया था और एक नेक नौजवान ने मुझे पसंद किया था। मेरी वालिदा ने भी अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद इस रिश्ते को कबूल किया। मेरी अम्मी जान सख्त मिजाज ज़रूर थीं, मगर नादान नहीं। वो मोहल्ले के लोगों को खूब अच्छी तरह से जानती थीं, उनमें फरासत थी, तभी उन्होंने आफाक को देखते ही पसंद कर लिया था। यूं आफाक की शादी मुझसे हो गई। मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक नेक इंसान और शरीफ घराने की बहू बनकर ख़ानदानी लोगों में आ गई। उन्होंने मुझे इज्जत दी, वरना गलत इंतखाब से मेरी ज़िंदगी तबाह भी हो सकती थी। और अपनी कहानी बताने का मकसद ये है कि हर पीछा करने वाला लड़का गलत भी नहीं होता। किसी की नीयत अच्छी भी होती है, जिसके माँ बाप ने उसकी तरबियत अच्छी की हो। और मैं दुआ करती हूँ सभी लड़के आफाक की तरह लड़कियों की इज्जत करने वाले बने, और लड़कियाँ भी चाहे वो किसी भी रूप में हों, माँ, बहन, बेटी, बीवी या बहू, वो भी सबकी इज्जत का ख्याल रखने वाली हों। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।